हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी, जिसका नाम है कत्ल की कोशिश। होटल की इमारत के सामने इतनी भीड़ जमा थी कि सड़क पर ट्रैफिक जमा हो गया था। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड वालों ने इमारत के नीचे दीवार के पास एक मजबूत जाल तान दिया था, लेकिन उन्होंने दीवार के साथ सीढ़ी लगाने की कोशिश नहीं की थी। होटल की इमारत 8 मंजिली थी और उसकी 7वीं मंजिल की खिड़कियों के नीचे बने प्रोजेक्शन पर एक युवती उकड़ू सी बैठी थी। उसे वहां उसी प्रकार बैठे 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया था, लेकिन हर किसी की धारणा थी कि वह किसी भी क्षण वहां से छलांग लगा सकती थी। एक पुलिस कर्मचारी हाथ में माइक्रोफोन लिए लड़की को निर्देश दे रहा था कि वह प्रोजेक्शन पर चलती हुई खिड़की तक पहुंचे और फिर वापस अपने कमरे तक पहुंच जाए। युवती सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जो कुछ वह सुन रही थी उस पर अमल करने की उसकी कतई नीयत नहीं दिखाई दे रही थी। भीड़ की निगाहें एकटक युवती पर टिकी हुई थीं और शायद उन्हें उसके न कूदने की वजह से मायूसी हो रही थी, क्योंकि उस छलांग के इंतजार में खामखा उनका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। सड़क के 7 मंजिल ऊपर उबडू बैठी युवती तनिक हिल डुल तक नहीं रही थी। भीड़ में से किसी ने यह संभावना भी व्यक्त की थी कि शायद दहशत से ही उसके प्राण निकल चुके थे, लेकिन पुलिस उस संभावना से सहमत नहीं थी, क्योंकि अगर वह मर चुकी होती तो उसका उस उकड़ूसी मुद्रा में स्थिर रह पाना संभव न होता। सुनील उसी क्षण एक टैक्सी पर सवार होकर वहां पहुंचा था और भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था। ये कब से यूं ही प्रोजेक्शन पर बैठी है? सुनील ने एक आदमी से पूछा। 2 घंटे से कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया है, उत्तर मिला। अच्छा, कूदती क्यों नहीं? फायर ब्रिगेड वालों ने नीचे जाल फैलाया हुआ है, शायद इस वजह से न कूद रही हो कि अगर कूदी तो जाकर जाल पर गिरेगी और मरने से बच जाएगी। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले तो इसके प्रोजेक्शन पर मौजूद होने की खबर सुनने के बाद ही यहां पहुंचे होंगे। उन्होंने यहां पहुंचने के बाद ही नीचे जाल फैलाया होगा। लड़की इतनी भीड़ जमा होने से पहले ही क्यों नहीं कूद गई? शायद पहले कूद पाने लायक हिम्मत न जुटा पाई हो। खिड़की में से बाहर निकलकर प्रोजेक्शन पर उतरना भी तो हिम्मत का काम था। अगर इसमें वह काम करने की हिम्मत थी तो कूदने की हिम्मत क्यों नहीं है? मुझे क्या पता। और फिर यह प्रोजेक्शन पर उतरी ही क्यों? अगर इसने आत्महत्या ही करनी थी तो खिड़की में से ही क्यों नहीं कूद गई? अब मुझे क्या पता भाई साहब। मुझे पता है, सुनील बोला। एकाएक वह भीड़ के रेले में घुस गया। वह अपनी कोहनियां चला चलाकर भीड़ को चीरता हुआ होटल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। जब वह तमाशाइयों से पार निकल आया तो एक सिपाही ने उसे रोका। उसने सिपाही को परे धकेल दिया, लेकिन आगे वह फिर भी न बढ़ सका। आगे फायर ब्रिगेड वालों ने रस्सियों से नाकाबंदी की हुई थी ताकि कोई करीब न आ सके। मैं होटल में ठहरा हुआ हूं, वह एक सिपाही से बोला। मेरा भीतर जाना जरूरी है। पिछवाड़े के रास्ते से जाओ, सिपाही बोला। सुनील बड़ी मुश्किल से भीड़ से निकल पाया। वह इमारत का घेरा काटकर पिछवाड़े में पहुंचा। उधर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। वह होटल में दाखिल हुआ और एक लंबा गलियारा पार करके सामने लॉबी में पहुंचा। वहां से वह एक लिफ्ट में सवार हुआ और 7वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां गलियारे में एक दरवाजे के सामने लोग जमा थे। सुनील लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा। वहां दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। सुनील ने उसे धकेलकर भीतर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उल्टे सिपाही ने बड़ी बेरुखी से उसे परे धकेल दिया। तभी कमरे के भीतर मौजूद 3-4 आदमियों में उसे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की झलक मिली। धक्का क्यों दे रहे हो? सुनील क्रोधित स्वर में बोला। मैं इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की बुआ का लड़का। मैं इंस्पेक्टर साहब के लिए बुआ जी का संदेशा लाया हूं। और वह झपट कर दरवाजा पार कर गया। सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश फिर भी की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका था। अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? उसे देखते ही इंस्पेक्टर प्रभुदयाल क्रोधित स्वर में बोला। 2 मिनट, सुनील हौंफता हुआ बोला। मुझे 2 मिनट का वक्त दो। 2 मिनट बाद बाहर छजली पर बैठी लड़की यहाँ कमरे में होगी। कैसे? हम हर कोशिश करके हार चुके हैं। वह हमारी बात नहीं सुनती। अगर तुम वाकई हर कोशिश करके हार चुके हो तब तो तुम्हें मेरे 2 मिनट कोशिश कर देखने से कतई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम उसे कैसे वापस बुला लोगे? मेरे पास जादू का डंडा है। उसे लड़की पर फिराते ही मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। फिर वह वही करेगी जो मैं उसे करने के लिए कहूंगा। मजाक मत करो। यह कोई मजाक करने का वक्त है। किसी की जान पर बनी हुई है और मैं मजाक करूंगा। लेकिन प्रभु, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओके, प्रभुदयाल निर्णयात्मक स्वर में बोला। लेकिन तुम्हारे उन 2 मिनटों में अगर लड़की नीचे कूद गई तो मैं तुम्हें भी खिड़की से नीचे धकेल दूंगा। मंजूर। सुनील खिड़की की तरफ लपका। उसने देखा खिड़की के पास एक चाय की ट्राली पड़ी थी, लेकिन चाय के बर्तन वगैरह उस पर मौजूद होने के स्थान पर नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। वह खिड़की के पास पहुंचा। उसने बाहर झांका।
नीचे भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसने गर्दन बाहर निकालकर अपने से दाएं और प्रोजेक्शन पर झांका। लड़की सकते की सी हालत में वैसे ही उकड़ू बैठी हुई थी जैसे बैठा उसने उसे नीचे सड़क से देखा था। उसके बदहवास चेहरे पर करीब से निगाह डालने पर सुनील ने उसे फौरन पहचान लिया। वह फिल्म स्टार माला जोशी थी। माला, सुनील बेहद मीठे स्वर में उससे संबोधित हुआ। माला ने उसकी ओर देखा। भय से उसकी आंखें उसकी कटोरियों से बाहर उबली पड़ रही थीं। माला, सुनील बेहद आश्वासन भरे स्वर में बोला, तुम कतई मत घबराना। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम्हें कैसा डर लग रहा है। वह डर मुझे भी लगता है। मुझे भी वर्टिगो की बीमारी है। ऊंचाई से मुझे भी चक्कर आने लगता है। मैं तो पांव ऊपर करके स्टूल पर भी बैठता हूं तो लगता है गिर जाऊंगा। तुम्हें भी ऊंचाई से दहशत होती है ना? लड़की के चेहरे पर भाव तो नहीं बदले लेकिन उसने धीरे से, बहुत धीरे से, स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। तुम बिल्कुल मत डरो माला, सुनील फिर बोला, तुम नीचे झांको ही मत। तुम आंखें बंद कर लो और उठकर खड़ी हो जाओ। फिर दीवार की तरफ मुंह करके अपनी आंखें खोलो, दीवार पर अपने दोनों हाथ रखो और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ो। माला, मेरी गारंटी है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। युवती के शरीर में हरकत न हुई। कहना मानो माला, और खिड़की की तरफ बढ़ते समय अपनी निगाह मुझ पर रखना। तुम नीचे झांकना ही नहीं, समझना कि तुम फुटपाथ पर चल रही हो। युवती ने कसकर आंखें बंद कर ली। सुनील ने चैन की सांस ली। जाहिर था कि अब वह उसकी राय पर अमल करने जा रही थी। कतई मत डरना माला, सुनील बोलता रहा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अगर तुम गिर भी गई तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीचे फायर ब्रिगेड वालों ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए जाल फैलाया हुआ है। जाल पर गिराने से तुम्हें 2-4 झटके ही लगेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अपने आप को काबू में रखकर जरा सी भी सावधानी से काम लोगी तो तुम सुरक्षित यहां अपने कमरे में पहुंच जाओगी। युवती दीवार की ओर मुंह करके उठ खड़ी हुई। नीचे जोर का शोर मचा। सुनील ने भीड़ को मन ही मन हजार हजार गालियां दी। वह स्तब्ध रहने की घड़ी थी और लोग शोर मचा रहे थे। फिर लड़की दीवार पर हाथ रखे धीरे धीरे खिड़की की ओर सरकने लगी। शाबाश शाबाश, सुनील प्रोत्साहन भरे स्वर में बोला, बस अब थोड़ा सा ही फासला रह गया है, संभल के। लड़की कुछ इंच सरकी और फिर रुक गई। उसके चेहरे पर आतंक के भाव और गहरे हो गए। डरो नहीं माला, घबराओ नहीं, ठीक है, सांस ले लो और धीरे धीरे फिर चलने लगो। सुनील को मालूम था कि लड़की के पांव दहशत से जड़ हुए थे लेकिन जानबूझकर उसे यही जताया कि वह समझ रहा था कि वह रुककर सांस ले रही थी। लड़की फिर खिड़की की ओर सरकने लगी। तुम्हारी वह फिल्म बहुत बढ़िया थी जिसमें तुमने राजकुमारी का रोल किया था। मैंने वह फिल्म 3 बार देखी लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। मेरा मतलब है फिल्म से तो मन भर गया था लेकिन तुम्हें देख देख कर मन नहीं भरता था। फिल्म मेरे घर के पास के सिनेमा से उतर गई थी, नहीं तो 2-3 बार और देखता। नाम क्या था उस फिल्म का? लड़की होंठों में कुछ बुदबुदाए। हाँ, वही, सुनील उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। हकीकतन उसे कतई पता नहीं लगा था कि लड़की ने क्या कहा था, कुछ कहा भी था या नहीं, क्या फिल्म थी। उससे ज्यादा सुंदर तुम अपनी किसी फिल्म में नहीं लगी। वह खिड़की की तरफ सरकती रही। फासला 1-1 इंच करके घटता जा रहा था। लेकिन उस फिल्म में तुम्हारा हीरो किसी काम का नहीं था, सुनील कहता रहा, फिर उस हीरो के साथ कभी मत आना। वह तुम्हारे मुकाबले का हीरो नहीं था। लड़की के चेहरे पर तनिक नरमी आई। सुनील यूं ही तब तक लड़की गुनगान करता रहा जब तक वह खिड़की के करीब न पहुंच गई। उसने न माला जोशी की कोई फिल्म देखी थी और न उसे मालूम था कि फिल्म में उसका हीरो कौन था, लेकिन वह धारा प्रवाह बोलता हुआ उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहा था। अब नीचे एकदम सन्नाटा छा चुका था। कमरे में प्रभुदयाल और उसके सहयोगी भी सांस रोके खड़े थे। फिर सुनील ने उसके दोनों हाथ थामकर खिड़की के भीतर खींच लिया। प्रभुदयाल ने तब कहीं जाकर सांस छोड़ी। सुनील ने माला को बांह पकड़कर पलंग पर बैठा दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे से भय के बादल छंटने लगे। उसके कागज की तरह सफेद हो चुके गालों पर गुलाबी रंगत लौटने लगी। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कितनी ही देर कोई कुछ न बोला। सुनील ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे भीड़ छंटने लगी थी। फायर ब्रिगेड वाले अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर कूच की तैयारी कर रहे थे। चुका था। ड्रामा क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। एकाएक माला पलंग पर से उठी और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटी तो सुनील ने देखा कि वह अपने धूल से अटे कपड़े बदल चुकी थी और चेहरे पर मेकअप की परत चढ़ा चुकी थी। हल्के रंगत की लिपस्टिक तुम्हारी गोरी रंगत से बहुत मेल खाती है, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। मुझे मालूम है, वह सहज भाव से बोली, गहरे रंगों से मुझे नफरत है। आतंक का आलम खत्म हो चुका था। अच्छा, सुनील बोला, तुमने मेरी जान बचाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वह बोली, मैं ऊंचाई से गिर पड़ने से बहुत डरती हूँ। मैं तो उम्र भर उस प्रोजेक्शन पर उकड़ूं बैठी रहती। ऊंचाई से डरना बीमारी होती है।
सुनील बोला, उसे वर्टिगो कहते हैं। मुझे भी है। ओह, लेकिन अब तुम वर्टिगो का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम कतई मत घबराओ, अब तुम एकदम सुरक्षित हो। नहीं नहीं, वह हड़बड़ा कर बोली, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। फिर वह प्रभु दयाल की ओर घूमी और फरियाद सी करती हुई बोली, आप पुलिस अधिकारी हैं। भगवान के लिए मुझे बचाए, मेरी रक्षा कीजिए, कोई मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके स्वर में अविश्वास का पुट था। कौन? प्रभु दयाल बोला। वह मुझे नहीं मालूम, माला बोली। क्यों? ये भी मुझे नहीं मालूम। मेम साहब, प्रभु दयाल कर्कश स्वर में बोला, कहानियां छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ चलो। कहाँ? वह हड़बड़ा कर बोली। पुलिस हेडक्वार्टर, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कमाल है, सुनील बोला, कातिल को गिरफ्तार करने के स्थान पर तुम उसे गिरफ्तार कर रहे हो जो कत्ल होने जा रहा था। सुनील, प्रभु दयाल बोला, अभी तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब आगे मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मुझे मेरा धंधा मत सिखाओ। लेकिन माला ने आर्तनाद किया, कोई वाकई मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। तुम बाहर प्रोजेक्शन पर उतरकर अभी नीचे कूदने वाली थी और कह रही हो कि कोई तुम्हारी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु दयाल बोला, मेम साहब, तुम आत्महत्या करने जा रही थीं। मैं तुम्हें आत्महत्या करने की कोशिश के अपराध में गिरफ्तार कर रहा हूं। लेकिन ये झूठ है, माला चिल्लाई, मैं बाहर प्रोजेक्शन पर खुद नहीं उतरी थी। किसी ने मुझे वहां जबरदस्ती धकेला था और वहां से वापस आने में मुझे डर लग रहा था। ऐसा किसने किया? कौन है वो आदमी कौन है जो तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी हत्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं मालूम। वह तुम्हें प्रोजेक्शन पर जबरदस्ती धकेलने में कैसे सफल हुआ? प्रभु दयाल ने पूछा। उसने मुझसे पहले वह चाय की ट्राली खिड़की से बाहर प्रोजेक्शन पर रख दी थी, लड़की ट्राली की तरफ संकेत करती हुई बोली, और फिर मुझे जबरन उठाकर बाहर रखी ट्राली पर बिठा दिया था। फिर उसने ट्राली को धक्का देकर प्रोजेक्शन पर आगे धकेल दिया था। प्रभु दयाल व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, ट्राली उल्टी नहीं, वह बोली, लेकिन आतंक से मेरा हॉट फेल होते होते बचा था। ट्राली के प्रोजेक्शन पर स्थिर होते ही मैं उस पर से उतर गई थी और उकड़ू होकर प्रोजेक्शन पर बैठ गई थी। और ट्राली उस आदमी ने वापस कमरे में खींच ली थी। नॉनसेंस, प्रभु दयाल अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। यह मेंटल केस है, प्रभु दयाल के साथ मौजूद एक आदमी बोला, इसको अस्पताल की देखरेख की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर, प्रभु दयाल बोला। माला रुआंसी हो उठी, उसने असहाय भाव से कमरे में मौजूद एक सूरत पर निगाह डाली। अंत में उसकी निगाह सुनील पर आकर टिक गई। मिस्टर, फिर वह बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील है, सुनील बोला, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। मिस्टर सुनील, ये लोग मुझे झूठा करार दे रहे हैं। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम जानते हो कि मैं वर्टिगो की बीमारी की वजह से बाहर प्रोजेक्शन पर से हिलने तक की हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, सुनील बोला। तो फिर इन लोगों को विश्वास दिलाओ कि कोई वाकई मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें कहो कि ये उस आदमी को तलाश करें, उसे गिरफ्तार करें, उसे सजा दिलाएं। प्रभु, सुन रहे हो? सुन रहा हूं, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। ये तीसरी बार है जबकि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस लड़की के मस्तिष्क में निश्चय ही ऐसा कोई विकार है जो इसे बार बार आत्मघात के लिए प्रेरित करता है। मैं मानता हूं कि इसे सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन किसी हत्यारे से नहीं, इसे अपने आप से सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमने इसे गिरफ्तार न किया तो ये फिर आत्महत्या की कोशिश करेगी। लेकिन तुम इसकी केस हिस्ट्री नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं। आत्महत्या इस लड़की की पारिवारिक परंपरा है। इसकी माँ भी आत्महत्या करके मरी थी। इसकी माँ? हाँ, नैना देवी, गुजरे जमाने की सबसे फेमस स्टेज एक्ट्रेस। उसने भी तब आत्महत्या की थी जब माला की ही तरह वह भी अपने प्रसिद्धि के शिखर पर थी। आत्महत्या की 2 कोशिशें तुम पहले भी कर चुकी हो, सुनील ने माला से पूछा। ये थोड़े ही मानेगी कि यह पहले भी आत्महत्या की 2 कोशिशें कर चुकी है, प्रभु दयाल बोला। मुझसे सुनो कि पहले क्या कर चुकी है ये। पहली बार इसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि इसे जहर का तजुर्बा नहीं था, इसलिए इत्तफाक से इसने थोड़ी मात्रा में जहर खाया था और फिर कोई इसकी उम्मीद से पहले इसकी सहायता के लिए पहुंच गया था। दूसरी बार इसने ब्लेड से अपनी कलाइयां काट ली थीं, लेकिन नातजुर्बेकारी की वजह से यह अपनी कलाई की वह नसें नहीं काट सकी थी जिनका काटना घातक होता है, और फिर बहुत ज्यादा खून बह जाने से पहले ही होटल की एक मेड इसके कमरे में पहुंच गई थी। अब तीसरी बार इसने यहां 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। नहीं, माला तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में चिल्लाई। मैं तुमसे पूछता हूं कि इस शहर में मौजूद अपना बंगला छोड़कर तुम रहने के लिए इस होटल में आई क्यों? और फिर तुमने ये कमरा एक फर्जी नाम से क्यों लिया? तुमने होटल के रजिस्टर में अपना असली नाम क्यों नहीं लिखा?
प्रभु, सुनील दबे स्वर में बोला, आत्महत्या करने वाला शख्स साधारणतया अपने पीछे कोई चिट्ठी पत्री भी छोड़कर जाता है ताकि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। करेक्ट, प्रभु दयाल बोला। अब देखो वह क्या है। उसने एक कोने में पड़ी 3 शीशों वाली ड्रेसिंग टेबल की ओर संकेत किया। सुनील ने देखा, बड़े गहरे रंग की लिपस्टिक से एक शीशे पर लिखा था, अलविदा अलविदा ए जालिम ज़माने अलविदा। दूसरे शीशे पर लिखा था, खुश रहो अलेवतन, हम तो सफर करते हैं। तीसरे शीशे पर लिखा था, मर के भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे। ये तो फिल्मी गाने मालूम होते हैं, सुनील बोला। ये फिल्मी अभिनेत्री जो ठहरी, प्रभु दयाल बोला, अपना सुइसाइड नोट ये साधारण लोगों की तरह कागज पेंसिल के इस्तेमाल से थोड़े ही लिखेगी। ये तो इस काम में भी कोई ड्रामेटिक हरकत करेगी, अपनी लिपस्टिक से शीशे पर लिखने जैसी ड्रामेटिक हरकत। ये सब मैंने नहीं लिखा, माला तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली। सुनील ने बड़े गौर से अक्षरों के गहरे रंग को देखा और फिर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। ये सब बातें छोड़ो, प्रभु दयाल बेसब्रेपन से बोला, और फिर चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन देखो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम एक फेमस हस्ती हो, मैं नहीं चाहता पब्लिक में तुम्हारी तौहीन हो। अगर तुम अपनी मर्जी से चुपचाप मेरे साथ नहीं चलोगी तो हर किसी को पता लग जाएगा कि तुम पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके ले जाई जा रही हो। अब जल्दी फैसला करो कि तुम वहां से कैसे जाना चाहती हो। वह चेहरे पर अनिश्चय के भाव लिए खामोश खड़ी रही। सुनील चुपचाप खिड़की के समीप सरक आया। उसने एक उलझनपूर्ण निगाह खिड़की के पास खड़ी चाय की ट्राली पर डाली और फिर खिड़की से बाहर झांका। नीचे से भीड़ छंट चुकी थी और वातावरण नॉर्मल हो चुका था। उसने बड़े गौर से प्रोजेक्शन को देखा। प्रोजेक्शन कम से कम 2.5 फुट चौड़ा था और उसके किनारे समकोण की सूरत में कम से कम 6 इंच ऊपर उठे हुए थे। चलो, प्रभु दयाल माला से बोला। माला असहाय भाव से सुनील को देखती हुई प्रभु दयाल के साथ हो ली। सुनील भी उनके पीछे पीछे चल दिया। प्रभु दयाल ठिठका और सख्त स्वर में बोला, फूटो, मैं इस लड़की की जमानत देना चाहता हूं। सुनील बोला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। जमानत कल अदालत में होगी। जमानत देने के लिए तुम अदालत में पहुंच जाना। लेकिन मैं 1 मिनट सुनील से बात करना चाहती हूं, एकाएक माला बोली। फिर उसने प्रभु दयाल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सुनील की बांह थामी और उसे भीड़ से परे कमरे के एक कोने में ले आई। प्रभु दयाल ने पहले तुरंत आगे कदम बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह दरवाजे के पास ही ठिठका खड़ा रहा। मिस्टर सुनील, मेरा विश्वास करो, वह फुसफुसाती हुई बोली, मैंने कभी आत्महत्या की कोशिश नहीं की। मैं इतनी मौज की जिंदगी जी रही हूं। मुझे संसार की हर सुख सुविधा हासिल है। मैं भला आत्महत्या क्यों करूंगी? आत्महत्या की कोई वजह तो हो। लेकिन फिर यह आत्महत्या की कोशिशों का किस्सा क्या है? सुनील बोला। किस्सा सुनाने का इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। ये पुलिस वाला मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करने देगा। लेकिन मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम मेरी डायरी पढ़ लो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। डायरी कहाँ है तुम्हारी? मेरे बंगले पर, वह बोली। उसने अपने पास से एक चाबी निकालकर सुनील को सौंप दी। मेरा बंगला नेपियन हिल पर है, नंबर है 14, यह उसकी चाबी है। तुम मुझे भले आदमी लग रहे हो। तुम्हारे बारे में मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुम मेरे बंगले पर चले जाना। मेरे बेडरूम के समीप एक मेज है जिसके बीच के दराज में मेरी डायरी पड़ी है। तुम डायरी में वह सब पढ़ लेना जिन्हें यह इंस्पेक्टर मेरी आत्महत्या की कोशिशें बता रहा है, और फिर मुझे इस जंजाल से निकालने की कोई सूरत सोचना। तुम्हारा बंगला खाली पड़ा है। हाँ, पहले मैंने वहां एक केयर टेकर रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने काफी अरसा हुआ उसे गैरजरूरी समझकर निकाल दिया है। मैं काफी अरसे से वहां गई नहीं, इसलिए शायद धूल मिट्टी का खूब बोलबाला हो वहां, लेकिन तुम उसे माइंड मत करना। ओके ओके, लेकिन ये तो बताओ कि वह शख्स है कौन जो तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारी हत्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं मालूम वह कौन है, ऑनेस्टली। उसका भी जिक्र डायरी में है। हाँ। तभी प्रभु दयाल दृढ़ कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। ओके, सुनील जल्दी से बोला, मैं तुम्हारी डायरी देखूंगा। माला प्रभु दयाल की तरफ बढ़ चली। सुनील ने सीधे माला जोशी के बंगले का रुख नहीं किया। उसने पहले उसकी मां, भूतपूर्व स्टेज एक्ट्रेस नैना देवी के बारे में जितनी जानकारी हासिल हो सकती थी हासिल की। उसे मालूम हुआ कि नैना देवी अपने जमाने की सर्वश्रेष्ठ स्टेज एक्ट्रेस ही नहीं थी, बल्कि वह इंतहाई खूबसूरत औरत भी थी और सही मायनों में प्रतिभा संपन्न थी। अभिनय उसका शौक था, पेशा नहीं। वह खूब पैसे वाली महिला थी, क्योंकि उसने एक रियासत के राजकुमार से विवाह किया था जिसे कि लाखों रुपए का प्रीवीपस मिलता था। लेकिन उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और जिसने उसका दिल तोड़ दिया था, वह ये थी कि उसकी इकलौती औलाद माला के पैदा होने में थोड़ा अरसा पहले उसके पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लेकिन वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है। वक्त टूटे दिलों को भी जोड़ देता है।
पहले पति का गम, नैना देवी हमेशा के लिए अपने कलेजे से लगाए न रह सकी। कुछ समय बाद उसने अपने एक हमपेशा व्यक्ति से शादी कर ली। नैना देवी के दूसरे पति का नाम मोहन कपूर था और वह रजत पट का काफी ख्याति प्राप्त अभिनेता था। लेकिन शायद नैना देवी के मुकद्दर में पति का सुख नहीं लिखा था। शादी के कुछ ही महीने बाद मोहन कपूर गायब हो गया और उसकी भरपूर तलाश किए जाने के बावजूद उसका अता पता तक न मिला। ये तक न मालूम हो सका कि वह जिंदा था कि मर गया था। वह तो जैसे जादू के जोर से गायब हो गया था। बस अभी था, अभी नहीं था। दूसरी बार नैना देवी को वैधव्य का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहन कपूर के गायब होने के कुछ ही दिन बाद उसने धोबी नाका क्रीक के पास समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पीछे रह गई नाबालिग बच्ची माला, जो अनायास ही अपनी मां के पहले पति राजा विक्रम सिंह की करोड़ों की जायदाद की वारिस बन गई। माला के बालिग होने तक कोर्ट की आज्ञा से जायदाद की देखरेख के लिए ट्रस्टी नियुक्त कर दिए गए। आज माला जोशी को एक अभिनेत्री के रूप में जमाना जानता था, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को मालूम था कि वह नैना देवी की लड़की थी और राजा विक्रम सिंह की विपुल धनराशि की इकलौती वारिस थी। रात के 11 बजे के करीब सुनील नेपियन हिल पर स्थित माला जोशी के बंगले पर पहुंचा। बंगला नाम का ही बंगला था। हकीकतन वह एक आलीशान राजमहल था, जो राजा विक्रम सिंह ने अपनी नई नवेली वधू के लिए विशेष रूप से बनवाया था। बंगले के चारों तरफ लाल पत्थर की ऊंची चारदीवारी थी और सामने एक खूबसूरत बगीचा था। सुनील लोहे का फाटक खोलकर भीतर दाखिल हुआ और बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचा। माला की दी चाबी से उसने मुख्य द्वार को खोला और भीतर दाखिल हुआ। उसे बंगले में जहां भी बिजली का स्विच दिखाई दिया, उसने उसे ऑन कर दिया। कई कमरों में भटकने के बाद अंत में उसे माला का बेडरूम मिल गया। यहाँ मेज के बीच के दराज में वह डायरी मौजूद थी, जिसका जिक्र माला ने किया था। उसने मेज पर रखे टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया और डायरी लेकर मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। आधे घंटे बाद वह एकाएक सारे बंगले में एक फावड़ा या कुदाल तलाश करता फिर रहा था। एक फावड़ा हाथ आ जाने के बाद वह बंगले से बाहर निकला और बगीचे में उस तरफ बढ़ा जहां एक इकलौता पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ के समीप पहुंचकर उसने एक जगह जमीन पर फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं उसे फोकट की मजदूरी ही न करनी पड़े। उसकी उस मेहनत का फल जरूर सामने आए। 12:30 बजे के करीब वह फिर भीतर बंगले में था और बड़ी हड़बड़ाहट में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को फोन कर रहा था। 1 बजे के करीब अपने पूरे दल बल के साथ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल वहां पहुंच गया। अगर यह मजाक हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, प्रभुदयाल आते ही बोला। मैंने थोड़ी सी जमीन खोदने के बाद ही तुम्हें फोन कर दिया था। सुनील बोला, अपने सब पुलिसियों से कहो कि वे बाकी की कब्र भी खोदें। उसके बाद ही कोई फैसला करना कि मैंने मजाक किया है या कुछ और। प्रभुदयाल अपने आदमियों को निर्देश देने लगा। बाहर पीपल के पेड़ के नीचे फावड़े और कुदालें चलने लगी। तुम यहां पहुंचे कैसे? प्रभुदयाल ने पूछा। माला जोशी की इजाजत से, सुनील बोला। यह उसी का बंगला है, खुद उसने मुझे यहां की चाबी दी थी। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि मैं उसकी डायरी पढ़ूं। फिर जब मैं डायरी पढ़ रहा था तो एकाएक एक कागज का टुकड़ा डायरी में से निकलकर बाहर आ गिरा। सुनील ने प्रभुदयाल को एक कागज का टुकड़ा दिखाया। प्रभुदयाल ने कागज उसके हाथ से ले लिया और उस पर लिखी इबारत पढ़ी। कागज पर लिखा था, बंगले में बाग, बाग में पीपल, पीपल के नीचे क्या? यह क्या कोई गाना है? प्रभुदयाल बोला। गाना है या रोना, यह मुझे नहीं मालूम, सुनील बोला। लेकिन यह इबारत पढ़ते ही मैंने एक फावड़ा तलाश किया और बाहर बगीचे में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। फिर ज्यों ही खोदी गई जगह में मुझे एक मानवीय खोपड़ी दिखाई दी। मैं फावड़ा फेंककर बंगले में भाग आया और मैंने फौरन तुम्हें टेलीफोन कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि पीपल के नीचे कोई लाश दफन हुई है? मैंने तो सिर्फ खोपड़ी देखी थी, और खुदाई हो चुकने के बाद ही पता लगेगा कि वहां सिर्फ किसी का सिर दफन है या पूरा जिस्म। प्रभुदयाल खामोश हो गया। दोनों खामोश बैठे प्रतीक्षा करते रहे। बाहर से कुदालें और फावड़े चलने की आवाजें आती रहीं। फिर एक पुलिसिया भागा भागा भीतर दाखिल हुआ और बोला, वहां से एक पूरी लाश बरामद हुई है साहब। लगता है कि वहां कोई आदमी पूरे कपड़ों और जूतों समेत दफना दिया गया था। वहां से एक हीरे की अंगूठी और एक सोने की घड़ी भी बरामद हुई है। घड़ी और अंगूठी को साफ करके यहां लाओ, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। जी साहब, पुलिसिया बोला और वहां से चला गया। लड़की की डायरी पढ़ी थी तुमने? प्रभुदयाल ने सुनील से पूछा। हाँ, सुनील बोला। क्या लिखा है उसमें? लिखने को तो उसमें लड़की का सारा जीवन वृतांत लिखा है, लेकिन जिन बातों में पुलिस को दिलचस्पी हो सकती है वे डायरी में काफी आगे आकर शुरू होती हैं। सुनील ने जेब से डायरी निकाली और उसे एक जगह से खोलकर पढ़ना आरंभ किया। लिखा था, आज एक बड़ी अजीब घटना घटी। घटना मेरी समझ से सरासर बाहर है। मैं शूटिंग से वापस आई और अपने लिए जिन का एक पैक बनाकर बाथरूम में चली गई।
बाद में जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। बीच में क्या हुआ था इसकी मुझे उखड़ी उखड़ी सी धुंधली धुंधली सी याद थी। मुझे याद था कि मेरे आसपास भारी उत्तेजना का वातावरण बना हुआ था। लोग बड़ी व्यस्तता से इधर उधर आ जा रहे थे। वे मुझे ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जहर खाया था, लेकिन मैं जानती थी कि हकीकतन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वे कहते थे कि मैंने लिपस्टिक से अपनी ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर अलविदा ए जालिम ज़माने अलविदा लिख दिया था। लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल से घर वापस पहुंची तब तक शीशे को किसी ने झाड़ पहुंच दिया था, इसलिए मैं यह फैसला न कर सकी कि मैंने ऐसा कुछ लिखा था या नहीं। हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता था कि मेरे पेट में जहर पाया गया था, लेकिन मैंने तो जहर खाया नहीं था। लड़की पागल है, प्रभुदयाल बोला। अभी सुनते रहो, सुनील बोला। उसने डायरी को आगे पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा था, लेकिन मुझे याद है कि उस रात एक आदमी मेरे कमरे में आया। उसने मुझे आवाज लगाकर कहा था कि मेरे लिए टेलीग्राम थी। मैं उस वक्त बाथरूम में थी। मैंने उसे कहा था कि दरवाज़ा खुला था, वह भीतर आकर टेलीग्राम मेज पर रख दे। उस वक्त मेरा जिन का पैग मेज पर रखा था। मैंने बाथरूम से निकलकर जिन पी ली थी और तभी मुझे कुछ हो गया था। मुझे मेज पर कोई टेलीग्राम पड़ी नहीं मिली थी। जरूर वही आदमी टेलीग्राम का बहाना करके भीतर घुसा था और मेरे जिन के गिलास में जहर डाल गया था। इसमें यह नहीं लिखा, सुनील बोला, कि उसे अस्पताल किसने पहुंचाया था। वह मुझे मालूम है, प्रभुदयाल बोला। कोई बाजार गई, उसकी नौकरानी से मिला था और उसने नौकरानी को कहा था कि वह खरीदारी छोड़कर फौरन घर जाए, क्योंकि उसकी मालकिन को उसकी जरूरत थी। हालांकि उसने जहर की काफी मात्रा नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी अगर नौकरानी जल्दी घर न लौट जाती तो माला जोशी मर सकती थी। आई सी, सुनील बोला। आगे क्या लिखा है? आगे सुनो। सुनील ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे और फिर डायरी पढ़ने लगा। आगे लिखा था, कोई मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। कोई निश्चय ही मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आत्महत्या के दूसरे प्रयत्न का जिक्र है। सुनील बोला, तुम्हें मालूम ही है कि दूसरी बार क्या हुआ था। वह किसी अन्य नाम से एक होटल में ठहरी हुई थी। जब होटल की मेड उसके होटल के कमरे में दाखिल हुई थी तो उसने उसे बाथरूम में पाया था। उसने ब्लेड से अपनी कलाइयों की नसें काट ली थीं। होटल की मेड का सफाई के लिए उसके कमरे में आने का एक निर्धारित समय था। उसने उस निर्धारित समय से थोड़ी ही देर पहले अपनी कलाइयों पर ब्लेड फेरा था, जो कि उसकी मूर्खता थी। प्रभुदयाल बोला, उसे चाहिए था कि वह मेड के कमरा संवार कर चले जाने के बाद आत्महत्या की कोशिश करती। जिस प्रकार उसने वह कोशिश की थी, उससे तो लगता था कि उसे मालूम था कि उसके प्राण निकल पाने से पहले ही मेड वहां पहुंच जाएगी और फिर वह मरने से बचा ली जाएगी। लड़की की डायरी के मुताबिक, सुनील बोला, उसे एक गुमनाम आदमी ने फोन करके कहा था कि अगर वह फलां होटल में जाकर फलां नाम से एक कमरा ले लेगी तो वह किसी मुनासिब वक्त पर उससे वहां संपर्क स्थापित करेगा और उसे बरसों से गायब मोहन कपूर के बारे में कोई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। वह उस गुमनाम आदमी के निर्देशानुसार उसके बताए नाम से उसके बताए होटल में पहुंच गई थी। फिर कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने दरवाजा खोला था तो एक आदमी उसे वापस कमरे में धकेलता हुआ भीतर घुस आया था। लड़की के कथनानुसार वह उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले आया था और उसी ने उसकी कलाइयों को ब्लेड से काटा था और फिर उसे बाथरूम में बेहोश पड़ी छोड़कर वहां से खिसक गया था। उसने हमें ये कहानी सुनाई थी, लेकिन हमें उसकी इस कहानी पर कतई विश्वास नहीं हुआ था। ये सच है कि अलविदा ए जालिम ज़माने अलविदा उस बार भी बाथरूम के शीशे पर लिखा हुआ था। हाँ, लिपस्टिक से ही। हाँ, तुम आगे बोलो। डायरी में और क्या लिखा हुआ है? उस दूसरी बार आत्महत्या के प्रयत्न के बाद से तो डायरी के एक एक शब्द में लड़की के दिलो दिमाग पर छाई दहशत झलकती है। ये डायरी में लिखे आखिरी शब्द सुनो। सुनील फिर डायरी पढ़ने लगा। लिखा था, मैं बहुत भयभीत हूं, लेकिन साथ ही महसूस करती हूं कि हकीकत मुझे मालूम होनी चाहिए। मुझसे वादा किया गया है कि अगर मैं जैसा कहा जाएगा वैसा करूंगी तो मुझे बता दिया जाएगा कि मोहन कपूर, मेरी मां का दूसरा पति अर्थात मेरा सौतेला बाप, कहाँ गायब हो गया था। मैं ये बात जरूर जानना चाहती हूं। सुनील ने धीरे से डायरी बंद कर दी और बोला, जिस कागज के टुकड़े पर मुझे पीपल के नीचे खुदाई करने का संकेत लिखा मिला था, वह डायरी के आखिरी लिखे हुए पृष्ठ के पास रखा था। इंस्पेक्टर साहब, सुनील गंभीरता से बोला, लड़की ने जहर खाया था, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं खाया था कि वह मर सकती। और फिर किसी ने उसकी नौकरानी को खास तौर से फौरन घर पहुंचने के लिए कहा था ताकि उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सकता। फिर वह एक फर्जी नाम से होटल में ठहरी और उसने अपनी कलाइयां काट लीं, लेकिन बहुत बुरी तरह से नहीं, और ऐसा उसने उस वक्त किया जिससे थोड़ी ही देर बाद होटल की मेड पहुंचने वाली थी। तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभुदयाल तनिक विचलित स्वर में बोला। खास कुछ नहीं। तुम्हें याद है, लड़की ने कहा था, होटल की 7वीं मंजिल पर स्थित उसके कमरे की खिड़की से बाहर के प्रोजेक्शन पर किसी ने उसे जबरदस्ती धकेला था। हाँ, लेकिन उस आदमी को खूब मालूम था कि उस प्रोजेक्शन पर ट्राली लुढ़काई जाने पर ट्राली वहां से उल्टने वाली नहीं थी।
उसने सोचा था कि थोड़ी देर बाद वह प्रोजेक्शन पर चलती हुई खिड़की तक पहुंचेगी और अपने कमरे में आ जाएगी, लेकिन उसके ऐसा कर पाने से पहले कोई उसे प्रोजेक्शन पर देख चुका होगा और आत्महत्या करने को तत्पर समझकर पुलिस को फोन कर चुका होगा। जाहिर है कि उस आदमी को यह नहीं मालूम था कि लड़की वर्टिगो का शिकार थी, अर्थात वह ऊंची जगहों से बहुत डरती थी और वह वहां प्रोजेक्शन पर ही पत्थर की प्रतिमा बनी बैठी रह जाएगी। और सुनील एक क्षण रुक कर बोला, नहीं, उसे यह मालूम था कि कोई मेरे जैसा खुराफाती आदमी वहां पहुंच जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तभी एक पुलिसिया वहां पहुंचा। उसने प्रभु दयाल को एक हीरे की अंगूठी और एक सोने की घड़ी थमाए और बोला, घड़ी पर किसी मोहन कुमार का नाम खुदा हुआ है साहब। लाश से और क्या मालूम हुआ है? प्रभु दयाल ने पूछा। लाश तो केवल कंकाल रह गई है साहब, लेकिन फिर भी इतना निश्चय से कहा जा सकता है कि उस आदमी का कत्ल हुआ था। छाती के पिंजर में फंसी एक गोली बरामद हुई है। ओके, तुम लाश के भग्नावशेषों को वहां से हटवाने का इंतजाम करो। यस सर। पुलिसिया फिर बाहर चला गया। सुनील, प्रभु दयाल ने पूछा, वह कागज का पुर्जा जो डायरी में से मिला था, उस पर लिखी इबारत क्या उसी हैंडराइटिंग में है जिसमें की डायरी लिखी हुई है? हाँ सरासर, ये बात मुझे भी बहुत हैरान कर रही है। एक पुलिसिया फिर अंदर दाखिल हुआ। अब क्या है? प्रभु दयाल बोला। बाहर एक आदमी आया है। पुलिसिया ने बताया, वह माला जोशी को पूछ रहा है। है कौन वो? पता नहीं, अपना नाम पवन कपूर बता रहा है वह। बुलाओ। उसके साथ एक और आदमी भी है। वह कौन है? उसका नाम कालीचरण है कहता है। वह बड़े बड़े फिल्म और स्टेज के सितारों का सेक्रेटरी रह चुका है। ये पवन कपूर भी क्या कोई फिल्म स्टार है? देखने में तो लगता है साहब। दोनों को बुलाओ। पुलिसिया बाहर चला गया। ये पवन कपूर क्या मोहन कपूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है? सुनील ने पूछा। शायद हो, प्रभु दयाल बोला, अभी मालूम हुआ जाता है। आज मैंने माला जोशी की मां नैना देवी के बारे में काफी पूछताछ की थी। मुझे किसी ने बताया था कि नैना देवी की जिंदगी में कोई कालीचरण नाम का आदमी उसका सेक्रेटरी हुआ करता था। मुमकिन है ये वह कालीचरण हो। उसने कहा तो है कि वह बड़े बड़े फिल्म और स्टेज के सितारों का सेक्रेटरी रह चुका है। तभी दो व्यक्तियों ने भीतर कदम रखा। एक लंबा ऊंचा खूबसूरत नौजवान था। उसने बताया कि वह पवन कपूर था। दूसरा एक 50 से ऊपर की उम्र का मोटा ठिगना व्यक्ति था। वह कालीचरण था। यह क्या माजरा है? भीतर आते ही पवन कपूर व्यग्र स्वर में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पुलिस क्यों आई हुई है? माला कहाँ है? खैरियत तो है न? माला बेबी ठीक तो है? कालीचरण बोला, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। वह है कहाँ? परेशान हाल पवन कपूर बीच में ही बोल पड़ा। आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रभु दयाल बोला, माला देवी को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो है कहाँ? प्रभु दयाल ने उसके प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारा मोहन कपूर से कोई रिश्ता है? मैं उनका भतीजा हूँ। और माला जोशी के क्या हो तुम? अभी केवल दोस्त हूँ, लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला हूँ। मतलब? मैं और माला एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। और फिर उसके बाद पैसे की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, कालीचरण बोला। क्या मतलब, पैसे की समस्याएं? प्रभु दयाल बोला। कुछ नहीं, पवन कपूर बोला, आप ये बताइए कि माला कहाँ है? माला को छोड़ो, पहले ये बताओ ये पैसे का क्या किस्सा है? पैसे की कौन सी समस्याएं हल हो रही हैं? वो दरअसल बात यह है, कालीचरण चिकने चुपड़े स्वर में बोला, आप लोग जानते ही होंगे कि माला की मां नैना देवी ने एक राजकुमार से शादी की थी, जो माला की मां की मौत से पहले ही मर गया था और अपनी करोड़ों की जायदाद नैना देवी के नाम छोड़ गया था। नैना देवी ने अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले जो वसीयत की थी, उसके अनुसार उसने अपना सब कुछ अपने दूसरे पति मोहन कपूर के नाम लिख दिया था। लेकिन, सुनील बोला, मोहन कपूर को तब तक गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो चुका था। आप ठीक कह रहे हैं, कालीचरण बोला, इसीलिए नैना देवी की वसीयत में ये भी लिखा हुआ था कि जब तक मोहन कपूर का अता पता मालूम न हो तब तक माला को अपनी माता की सारी अचल संपत्ति के इस्तेमाल का हक था और नैना देवी के पहले पति का जो रूपा कारोबार में लगा हुआ था और जो शेयरों की सूरत में था, उसके लाभांश की माला पूरी हकदार थी। मोहन कपूर का अता पता मालूम होने का क्या मतलब था? वह जिंदा बरामद होना चाहिए या उसकी लाश की बरामदी भी चलेगी? इस बारे में तो वसीयत में विशेष रूप से कुछ लिखा नहीं है। नैना देवी ने अपनी बेटी की जगह अपने दूसरे पति के नाम सब कुछ क्यों छोड़ा? क्या उसे मोहन कपूर से बहुत मोहब्बत थी? मोहन कपूर में बहुत नुक्स थे। नैना देवी को उससे बहुत शिकायतें रही थीं। वह नैना देवी से धोखाधड़ी कर लेता था, रुपये पैसों के मामले में उसे ठगने तक से बाज नहीं आता था, लेकिन फिर भी नैना देवी को उससे बहुत प्यार था, बहुत मोह था। और नैना देवी का यह मोह उसकी आखिरी सांस तक नहीं टूटा था। वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, नैना देवी की वसीयत में एक क्लाज और भी थी।
मोहन कपूर का अता पता मालूम हो पाने से पहले, अर्थात जहां कहीं भी ये था, वहां से उसके लौट आने से पहले अगर उसकी बेटी माला की मौत हो जाती तो फिर मोहन कपूर के वारिसों को नैना देवी की तमाम चल अचल संपत्ति का मालिक माना जाता। या अगर मोहन कपूर के लौटने या बरामद होने से पहले माला शादी कर लेती तो नैना देवी की दौलत के मालिक माला और उसका पति बन जाते। वह बड़ी पेचीदी वसीयत है, लेकिन नैना देवी भी तो कोई कम पेचीदी औरत न थी। मोहन कपूर के वारिसों में कौन कौन हैं? उसके भतीजे पवन कपूर के अलावा और कोई भी नहीं है। ओहाई सी। लेकिन एकाएक पवन कपूर बोल पड़ा, माला ने न ही अभी किसी से शादी की है और न ही अभी तक मेरा चाचा मोहन कपूर वापस लौटा है या बरामद हुआ है। तभी एक पुलिसिया वहां पहुंचा। वह बोला, लाश उठवा ली गई है साहब। लाश? पवन कपूर के नेत्र फट पड़े। किसकी लाश? माला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, माला की आवाज आई। सुनील चौंक कर आवाज की दिशा में घूमा। प्रभुदयाल की गर्दन भी फिरकनी की तरह आवाज की तरफ घूम गई। माला ने उस वक्त एक नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ऊपर से उसने फर का वह कोट पहना हुआ था जो सुनील ने उसे होटल से प्रभुदयाल के साथ विदा होते वक्त पहने देखा था। उसके साथ एक आदमी था। सुनील उसे पहचानता था। वह फिल्म डायरेक्टर जयंत सेठी था और वह माला की कई फिल्में डायरेक्ट कर चुका था। हेलो एवरीबडी, जयंत सेठी बोला। फिर माला पर सवालों की बौछार होने लगी। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, वह वहां कैसे पहुंच गई थी और वह नर्स की यूनिफॉर्म में क्यों थी। ये इंस्पेक्टर साहब, माला ने प्रभुदयाल की ओर संकेत किया, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवा आए थे, मेरा दिमाग चेक करवाने के लिए। मैं हर हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि मुझे कुछ मालूम होने का मौका हाथ आता दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल से भागना कोई मुश्किल साबित न हुआ। मैंने एक आदली को रिश्वत देकर उससे जयंत को फोन करवाया। जयंत ने आकर मेरे दरवाजे पर पहरा देते एक पुलिसिये को रिश्वत दी कि वह मेरे दरवाजे से हट जाए। फिर जयंत ने मुझे ये नर्स की यूनिफॉर्म लाकर दे दी। उसके पश्चात हॉस्पिटल से फूटना क्या कठिन काम था। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद और यहाँ आने से पहले हमने एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर लिया है। जयंत सेठी बोला। क्या? सुनील ने पूछा। हमने शादी कर ली है। जयंत सेठी बोला। साहिबान, मिसेस जयंत सेठी से मिलिए। माला? पवन कपूर आहत स्वर में बोला। बेवकूफ, कालीचरण बोला। माला ने किसी की बात की परवाह न की। वह दृढ़ स्वर में बोली, इस बार हकीकत जानने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। एकाएक उसके हाथ में रिवाल्वर प्रकट हुई। मेरी राय है कि आप लोग मेरा यही प्रतीक्षा करें। मेरी रिवाल्वर? जयंत सेठी हड़बड़ा कर बोला, ये तुम्हारे हाथ कैसे पड़ गई? मैंने रास्ते में इसे तुम्हारी जेब में से निकाला था, वह सहज भाव से बोली। फिर एकाएक उसके स्वर में कठोरता आ गई। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की या मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं उसे शूट कर दूंगी, चाहे वह कोई हो। और जयंत, ये बात मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी शूट करने से नहीं हिचकूंगी। फिर वह भूमि और हवा के झोंके की तरह वहां से बाहर निकल गई। जयंत, एकाएक कालीचरण बोला, तुमने नाहक शादी की उससे। नैना देवी की दौलत विरासत में माला को नहीं मिलने वाली। जयंत सेठी कुछ क्षण टिटका खड़ा रहा, फिर वह दरवाजे की तरफ भागा। एकाएक हर कोई दरवाजे की तरफ झपटा। कुछ क्षण बाद बाहर जितनी कारें मौजूद थीं, सब सड़क पर दौड़ चलीं। माला जयंत सेठी की फिएट कार पर वहां से कूच कर चुकी थीं। फिर सुनील ने एक कार की ड्राइविंग सीट पर पवन कपूर की झलक देखी। उन कारों के पीछे पुलिस की 2 कारें दौड़ चलीं। पीछे सुनील अकेला रह गया। वह कुछ क्षण वहां खड़ा वहां से कूच करने की कोई तरकीब सोचता रहा। फिर वह वापस बंगले में दाखिल हो गया। बेडरूम में टेलीफोन था, उसके नीचे डायरेक्टरी दबी हुई थी और उस पर एक नजदीकी टैक्सी स्टैंड का नंबर लिखा हुआ था। सुनील ने उस पर घंटी दी। बड़ी देर बाद शायद किसी ने सोते से उठकर फोन सुना। सुनील ने उसे बंगले का नंबर बताया और उसे वहां एक टैक्सी भेजने को कहा। फिर उसने फोन रख दिया। उसने बंगले की सारी बत्तियां बुझाई और बाहर निकल आया। उसने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और कंपाउंड से बाहर निकलकर सड़क पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद टैक्सी वहां पहुंची। सुनील उसमें सवार हो गया। कहाँ चलूं साहब? ड्राइवर नींद में डूबे स्वर में बोला। केवल उसे मालूम था कि माला कहाँ गई थी। सुनील ने मन ही मन सोचा। धोबी नाका क्रीक। वह ड्राइवर से बोला, टैक्सी तेज भगाओ, और टैक्सी एक्सीडेंट कर देने वाली रफ्तार से सड़क पर दौड़ चली। सुनसान सड़कों पर दौड़ती हुई टैक्सी धोबी नाका क्रीक पहुंची। जब टैक्सी पुल पर दाखिल हुई तो सुनील बोला, अब रफ्तार कम कर दो। टैक्सी अपेक्षाकृत कम रफ्तार से पुल पर दौड़ने लगी। तभी उसे आगे फुटपाथ के साथ लगी खड़ी जयंत सेठी की फियाट दिखाई दी। रोको, सुनील बोला। टैक्सी फियाट के पीछे आकर रुकी। सुनील टैक्सी से बाहर निकला। उसने आगे बकर फियाट में झांका। फियाट में कोई नहीं था। उसने पुल पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाए।
कहीं कोई नहीं था। वह फियात के सामने पुल की रेलिंग के पास पहुंचा। उसने नीचे अंधेरे पानी में झांका। वह कितनी ही देर आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे अंधेरे में झांकता रहा। सालों पहले ठीक उसी जगह से समुद्र में छलांग लगाकर नैना देवी ने आत्महत्या की थी। फिर एकाएक उसे स्याह पानी की सतह पर सफेदी की झलक दिखाई दी। कोई सफेद चीज कभी दिखाई देती थी और कभी गायब हो जाती थी। उसने अपने जूते उतार फेंके, कोट उतार कर टैक्सी ड्राइवर की तरफ उछाल दिया और पुल की रेलिंग पर चढ़कर बेहिचक समुद्र में छलांग लगा दी। पानी बर्फ सा ठंडा था, लेकिन सुनील उसकी परवाह किए बिना जी जान से उधर तैरने लगा जिधर उसने कुछ क्षण पहले कोई सफेद चीज डूबती उतराती देखी थी। अच्छा था माला नर्स की सफेद यूनिफॉर्म पहने थी, अन्यथा उस घने अंधेरे में वह सुनील को हरगिज दिखाई न देती। वह तैरता हुआ उसके समीप पहुंचा। वह जिंदा थी और पानी में बुरी तरह हाथ पांव मार रही थी। सुनील ने अपनी बांह उसके शरीर के गिर्द लपेट दी और कोशिश करने लगा कि उसका सिर पानी की सतह से ऊपर रहे। माला का भारी फर का कोट गीला होकर और भी भारी हो गया था और उसी वजह से सुनील को माला को पानी की सतह के ऊपर रखने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने किसी प्रकार नोचकर उसके जिस्म से उसका कोट अलग किया। अब उसे माला को संभालना अपेक्षाकृत आसान लगने लगा। तभी उसे पानी में चप्पू चलने की चप चप की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा। एक किश्ती उनकी तरफ आ रही थी। सुनील भी माला को सहारा दिए किश्ती की दिशा में तैरने लगा। वह किश्ती के समीप पहुंचा तो एक चप्पू उनकी तरफ बढ़ा। सुनील ने समझा कि किश्ती में बैठा कोई चप्पू से उसे सहारा देना चाहता था। उसने चप्पू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी चप्पू ऊपर उठा और फिर उसके सिर से आ लगा। चप्पू वाले ने चप्पू से उसे जोर से वापस पानी में धकेला। सुनील माला सहित डूबकी खा गया। कोई उन्हें बचाने को नहीं, डुबोने की कोशिश कर रहा था। बड़ी कठिनाई से उसने फिर पानी की सतह से ऊपर सिर निकाला। वह थककर चूर हो चुका था। माला का भार अब और संभालना उसे संभव नहीं लग रहा था। उसको लगने लगा कि उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी थी। एकाएक उसे समीप ही कहीं से एक मोटरबोट के इंजन की आवाज सुनाई दी। फिर दो मजबूत हाथों ने पहले माला को संभाल लिया और फिर उसे बगलों के नीचे से पकड़ा और पानी से बाहर खींच लिया। अगले ही क्षण वह पत्ते की तरह कांपता हुआ डेक पर खड़ा था। फिर किसी ने उसके गीले कपड़े उतारे, उसके गले में ब्रांडी उंडेली, उसका जिस्म सुखाया और उसे एक मोटा कंबल ओढ़ा दिया। नखरे छोड़ो, उसके कानों में जयंत सेठी की आवाज पड़ी। तुम नौजवान आदमी हो, इतनी सी तकलीफ नहीं उठा सकते। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम एकदम ठीक हो। माला कैसी है? सुनील ने क्षीण स्वर में पूछा। वह भी एकदम ठीक है। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? वैसे ही जैसे तुम पहुंच गए। फर्क केवल इतना है कि मुझे जरा देर से यह बात सूझी कि माला की मां ने यहीं से समुद्र में कूदकर आत्महत्या की थी और मैं तुम्हारी तरह पुल से छलांग लगाने की जगह यह मोटरबोट लेकर आया। वह किश्ती कहाँ गई? डूब गई। कैसे? मैंने किश्ती चलाने वाले को तब शूट कर दिया था जब वह चप्पू मार मार कर तुम दोनों को डुबोने की कोशिश कर रहा था। फिर किश्ती उलट गई और डूब गई। कौन था किश्ती में? पवन कपूर। बेचारा अपनी हीरोइन को बचाने के उपक्रम में पानी में डूबकर जान से हाथ धो बैठा। बिल्कुल फिल्मों की तरह। बहुत बढ़िया एक्टर था, जिंदा रहता तो बहुत तरक्की करता। जयंत सेठी के स्वर में विष का समावेश था। सुनील कंबल लपेटे धोबीनाका क्रीक के समीप की पुलिस चौकी के एक कमरे में बैठा था। उसके गीले कपड़े, सूखा कोट और जूते एक गठरी की सूरत में एक बगल की कुर्सी पर पड़े थे। समीप ही एक अन्य कुर्सी पर कालीचरण बैठा था और सामने मेज के पार इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मौजूद था। क्या किस्सा है? प्रभुदयाल ने पूछा। सब दौलत का फेर है, सुनील बोला। पवन कपूर ने तुम्हारे सामने ही कहा था कि वह मोहन कपूर का भतीजा था और उसका इकलौता वारिस था। नैना देवी की वसीयत के मुताबिक अगर माला मर जाती है और नैना देवी के दूसरे पति मोहन कपूर की लाश बरामद हो जाती है तो नैना देवी की करोड़ों की जायदाद का मालिक पवन कपूर बन जाता। पवन कपूर को जब वसीयत की उस शर्त की खबर लगी तो उसने माला का काम तमाम करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसने सीधे सीधे माला का कत्ल करने या करवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस सूरत में पुलिस की तफ्तीश बड़ी बारीक होती और वह आदमी स्वाभाविक रूप से संदेह का केंद्र बन जाता जिसे कि माला की मौत से फायदा पहुंचने वाला था। इसलिए पवन कपूर ने माला को सीधे सीधे कत्ल करने के स्थान पर पहले उसे कुछ ऐसी घटनाओं में उलझाया जिनसे लगे कि माला को कोई दिमागी बीमारी थी और वह अपनी मां की ही तरह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। आत्महत्या की 2-3 नाकाम कोशिशों के बाद जब माला कत्ल कर दी जाती तो पुलिस यही समझती कि अंत में माला आत्महत्या करने में सफल हो ही गई। इस प्रकार कत्ल की तरफ उसका ध्यान तक न जाता, और अगर कत्ल की तरफ ध्यान न जाता तो कातिल की ओर ध्यान जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। सुनील ठिठका। वह 2 बार जोर से छींका और फिर आगे बढ़ा, लेकिन पवन कपूर खूब जानता था कि कत्ल को आत्महत्या का रंग देना कोई आसान काम नहीं था, खासतौर से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जैसे काबिल पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में। मस्का मत मारो, प्रभुदयाल रूखे स्वर में बोला।
इसलिए सुनील कहता रहा, उसने जानबूझकर उसे पहले ऐसे घटनाक्रम में फंसाया जिससे लगे कि माला चाहकर भी आत्महत्या करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। हालांकि उसको समुद्र में धक्का देने वाली आखिरी घटना से पहले वह चाहता ही नहीं था कि माला मर जाए। इसलिए उसने उसकी जिन में जहर की अपर्याप्त मात्रा मिलाई और फिर उसकी नौकरानी को भी अपनी मालकिन के पास फौरन पहुंचने को कहकर घर भेज दिया। दूसरी बार जब उसने उसकी कलाइयों पर ब्लेड फेरा तो ऐसी नसें बचाकर फेरा जिनका कटना घातक सिद्ध हो सकता था, और यह काम उसने मेड के कमरे में आने के समय से थोड़ी ही देर पहले किया ताकि वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाई जा सके। तीसरी बार उसने उसे होटल के प्रोजेक्शन पर धकेल दिया, लेकिन ये पहले देख लिया कि प्रोजेक्शन खूब चौड़ा था और एकदम सुरक्षित था। उसे उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद वह खुद ही प्रोजेक्शन पर चलती हुई कमरे में आ जाएगी, लेकिन इत्तफाक से उसकी यह उम्मीद पूरी न हुई। फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तब वह बात ज्यादा धूमधाम से स्थापित हो गई कि माला हर हाल में जान देने पर आमादा थी। केवल मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे जब मालूम हुआ कि माला घंटों से उस प्रोजेक्शन पर बैठी थी तो मैं समझ गया कि वह वहां भय से जड़ हुई बैठी थी। उसे अपनी जिंदगी से बहुत मोह था, इसलिए वह वहां से हिलने से भी डर रही थी। अर्थात उसका छलांग लगाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगर वह वहां से कूद जाती, प्रभुदयाल बोला, तो जो कोई भी वहां पहुंचकर लिपस्टिक से शीशी पर लिखी अलविदा वाली बातें पढ़ता, वह यही समझता कि माला ने सोच समझकर आत्महत्या की थी। इसी प्रकार अगर वह समुद्र में ऐन उसी जगह डूबकर मर गई होती जहां की सालों पहले उसकी मां मरी थी, तब भी तुम यही समझते कि माला ने इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उससे अपने सौतेले पिता की पीपल के नीचे से बरामद हुई लाश देखने का सदमा सहन नहीं हुआ था, और यह कि उसने समझा था कि जरूर उसकी मां ने ही अपने दूसरे पति की हत्या करके उसकी लाश को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। लेकिन लाश का पता बताने वाला वह कागज का पुर्जा माला के अपने हाथ का लिखा हुआ था। वह उसके हाथ का लिखा हुआ जरूर था, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उस इबारत का कोई विशेष मतलब भी हो सकता था। तो फिर उसने वह लिखा क्यों? किसी के कहने पर। मिसाल के तौर पर मैं तुमसे कहूं, प्रभुदयाल, जब तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए एक रिकॉर्ड खरीद लाना, या ये कहूं कि फलां गाना बहुत बढ़िया है, कभी रिकॉर्ड पर सुनना। तुम पूछोगे कौन सा? मैं तुम्हें गाने का मुखड़ा बताऊंगा। गाना अगर तुम्हारा पहचाना हुआ नहीं होगा तो क्या तुम उसे कागज पर नोट नहीं कर लोगे? जरूर कर लूंगा। बिल्कुल। और याद करो कि उस इबारत में लाश का संकेत खास तौर पर ऐसे शब्दों में दिया गया था जैसे वे किसी गीत के बोल हों। बंगले में बाग, बाग में पीपल, पीपल के नीचे क्या? पवन कपूर ने किसी बहाने से उससे वे शब्द लिखवा लिए और बाद में वह कागज अपने अधिकार में कर लिया जिस पर कि माला ने वे शब्द लिखे थे। फिर मुनासिब मौका हाथ में आने पर उसने वह कागज माला की डायरी में उस पृष्ठ से आगे रख दिया जहां तक की डायरी लिखी हुई थी। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वसीयत के अनुसार उसके वारिस बनने के लिए मोहन कपूर की लाश बरामद होनी भी जरूरी थी। इस इबारत के माध्यम से जिसका भी ध्यान पीपल की तरफ जाता, वह उसके नीचे खुदाई करके जरूर देखता कि वहां क्या था। साथ ही वह इबारत माला के अंतिम सुसाइड नोट का भी काम करती। बाद में यही समझा जाता कि उसने इस पश्चाताप में आत्महत्या कर ली थी कि उसकी मां ने अपने दूसरे पति का कत्ल किया था। लेकिन उसकी मां ने अपने दूसरे पति का कत्ल क्यों किया? सुनील ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने एक सरसरी निगाह अपने समीप बैठे कालीचरण पर डाली और बोला, क्योंकि वह घटिया आदमी था और नैना देवी की जिंदगी खराब कर रहा था। कालीचरण ने माला के बंगले पर तुम्हें बताया ही था कि मोहन कपूर नैना देवी से धोखाधड़ी कर लेता था। वह रुपये पैसों के मामले में भी उसे ठगने से बाज नहीं आता था। कभी उसकी किसी बहुत ही जलील हरकत पर नैना देवी को गुस्सा आ गया होगा और उसने अपने पति को शूट कर दिया होगा, लेकिन बाद में अपने इस कृत्य पर उसे इतना पश्चाताप हुआ कि उसने भी आत्महत्या कर ली। तुमने यह बात इतने दावे के साथ कैसे कह दी थी कि माला होटल के प्रोजेक्शन से कूदने वाली नहीं थी? उसके कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक से लिखे अलविदा ए जालिम जमाने अलविदा जैसे संदेशों की वजह से। मतलब वे संदेश शीशे पर बहुत गहरे रंग की लिपस्टिक से लिखे गए थे। मैंने माला को बहुत हल्की लिपस्टिक लगाए देखा था। मैंने उसे कहा था कि हल्के रंग की लिपस्टिक उसकी गोरी रंगत से बहुत मेल खाती थी। जवाब में उसने कहा था कि गहरे रंगों से उसे नफरत थी। कहने का मतलब है कि जिस गहरे रंग की लिपस्टिक से वे संदेश लिखे गए थे वह माला की नहीं हो सकती थी। इसी से मुझे सूझा था कि शीशे पर जो कुछ लिखा हुआ था वह किसी और ने लिखा था, माला ने नहीं। घर क्या ये कंबल ओढ़ ही जाओगे? और क्या करूंगा? अपने गीले कपड़े तो मैं पहनने से रहा और बिना कंबल के। प्रभुदयाल मुस्कुराया। मुझे एक टैक्सी मंगा दो, सुनील बोला। मेरे पास गाड़ी है, कालीचरण व्यग्र स्वर में बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। अच्छी बात है। उसने प्रभुदयाल से विदा ली, अपने कपड़े और जूते उठाए और नंगे पैर चलता, कंबल में लिपटा कालीचरण की गाड़ी में आ बैठा। किधर चलूं? कालीचरण ने पूछा। बैंक स्ट्रीट, सुनील बोला। कालीचरण ने गाड़ी बैंक स्ट्रीट की दिशा में भगा दी। मैं जानता हूं तुमने मुझे लिफ्ट क्यों दी है, सुनील धीरे से बोला।
कालीचरण ने सड़क से निगाह हटाकर एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। तुम हैरान हो कि मैंने प्रभुदयाल को ये क्यों नहीं बताया कि मोहन कपूर का कत्ल वास्तव में तुमने किया था? हाँ, तुमने कैसे जाना? मेरा अनुमान है, क्योंकि तुम ही ने कहा था कि मोहन कपूर की तमाम खामियों के बावजूद नैना देवी को उससे बहुत प्यार था, बहुत मोह था, और नैना देवी का यह मोह उसकी आखिरी सांस तक नहीं टूटा था। अगर तुमने ये सच कहा था तो नैना देवी अपने पति को गोली नहीं मार सकती थी। मैंने सच कहा था। जब नैना देवी नौजवान थी तब तुम भी नौजवान थे और उसके सेक्रेटरी थे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें नैना देवी से मोहब्बत थी। इतनी खूबसूरत औरत के लगातार साथ रहकर कोई नौजवान आदमी उससे मोहब्बत किए बिना रह ही नहीं सकता था। तुमने देखा कि नैना देवी को मोहन कपूर बहुत तंग करता था और नैना देवी बहुत दुखी रहती थी। तुमने एक तरह से नैना देवी को उसके दुखों से निजात दिलाने के लिए मोहन कपूर को गोली मार दी, लेकिन उसके मर जाने के बाद तुम्हें मालूम हुआ कि मोहन कपूर कैसा भी था, नैना देवी उसे दिल से चाहती थी। मोहन कपूर एकाएक गायब हो गया तो नैना देवी को अलगगी का वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। कालीचरण, कबूल करो, अपने मुंह से कबूल करो कि तुम ही ने मोहन कपूर को गोली मारी थी। हाँ, वह दबे स्वर में बोला, मैंने उसे गोली मारी थी और मैंने ही उसे पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया था। हाल ही में एक बार मैं नशे में पवन कपूर के सामने मुंह फाड़ बैठा था और उसे मालूम हो गया था कि उसके चाचा मोहन कपूर की लाश नैना देवी के बंगले में पीपल के पेड़ के नीचे दबी हुई थी। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वह इस जानकारी को ऐसे खतरनाक ढंग से माला का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। सुनील खामोश रहा। मैं गाड़ी वापस मोड़ूं? कालीचरण ने पूछा। किस लिए? सुनील बोला। शायद अब तुम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को बताना चाहो कि मोहन कपूर का असली कातिल कौन था। तुम नैना देवी से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, दिल से। हाँ, क्या वही इस बात का काफी सबूत नहीं है कि उसको सुखी देखने की खातिर मैंने एक ऐसे आदमी का कत्ल कर दिया जिसमें मुझे अदावत नहीं थी। शायद तुमने सोचा हो कि मोहन कपूर के मर जाने के बाद वह तुमसे शादी कर लेगी। मेरा ईश्वर गवाह है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मोहन कपूर होता या न होता, मेरी नैना देवी से शादी नहीं हो सकती थी। उसके सामने मैं एक भिखमंगे की हैसियत रखता था। मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं था। प्यार में ऐसी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन मैंने अपना प्यार कभी नैना देवी पर जाहिर भी तो नहीं किया था। उसे नहीं मालूम था कि मैं उससे प्यार करता था। मैं अपने एक तरफा प्यार से ही पूरी तरह खुश था। मैं उसे देख लेता थे, उससे बात कर लेता था, उसके सामीप्य का सुख भोग लेता था, इसी से मुझे तृप्ति होती थी। जब वह मर गई तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगा कि जैसे प्रलय आ गई। मुझे तबाही ही तबाही दिखाई देने लगी। मैं उसके साथ तो न मर सका, लेकिन मेरे भाई, मैं केवल देखने में ही जिंदा हूँ। भीतर से मैं हजार हजार मौतें मर चुका हूँ। आज नैना देवी को मरे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे मौत कल की बात लगाती है। मोहन कपूर की हत्या के इल्जाम में अगर मैं पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया होता तो यह मेरे लिए बहुत कम, बहुत मामूली सजा होती। हर रोज मरने से तो एक बार मर जाना कहीं बेहतर है। तुमने शादी नहीं की? पागल हुए हो? मैंने अपनी सारी जिंदगी में नैना देवी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ झांका तक नहीं। यहां से दाएं मोड़ लेना, आगे बैंक स्ट्रीट है। तुम मुझे पुलिस को नहीं सौंपोगे? नहीं। क्यों? कत्ल के इल्जाम में जितनी सजा के तुम हकदार हो, उससे कहीं ज्यादा सजा तुम भुगत चुके हो, और अभी और भुगतोगे। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? कालीचरण के मुंह से एक आह सी निकली। वह चुपचाप कार चलाता रहा। सुनील को लगा जैसे वह उससे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की किसी और कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।